Hi dear student, myself R.K. ठाकुर from ECC Delhi Institute. डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं बेसिकली लास्ट वीडियो का ये कंटिन्यूशन वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पार्ट देखा था और उन सारे थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट्स हमने लर्न करे थे उस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल का वीडियो है। तो इसमें हम बेसिकली क्वेश्चंस आंसर करेंगे, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन और साथ साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो या एनडीए के क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो, एयरफोर्स के एग्जाम के क्वेश्चंस हो। तो वहां से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से मैच करता हुआ है, जो जिसको करने के बाद आपको काफी क्लैरिटी मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एमसीक्यू है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है, मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है? कूलम, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। क्यू बोलते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई होता है ना। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम, राइट। कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, राइट। नाउ कम्स सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज। ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट मेजर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको आमीटर बोलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा आमीटर। और आमीटर एक डिवाइस है जिसे हम करंट मेजर करते हैं सर्किट में, और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस कंपोनेंट के थ्रू जो जिसके थ्रू करंट मेजर करना हो। तो ये सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। और कैसे डिनोट होता है? ये ऐसे डिनोट करते हैं। ये आमीटर है, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, और ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है, राइट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विच इज पीडी, इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो उसके लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। वोल्टमीटर से हम बेसिकली दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमीटर है, सेकेंड ऑप्शन इज वोल्टमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, स्मॉल करंट को मेजर करते हैं। रेजिस्टोर बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एज पर आवर विल और आवर रिक्वायरमेंट। सो ये नहीं होगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। सो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर, थर्ड क्वेश्चन का। नाउ फोर्थ इज हाउ इज एन आमीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में आमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? अभी आपको बताया कि इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और रीजन ये है कि इसमें ये करंट को मेजर करेगा, और सीरीज में जो करंट किसी भी कंपोनेंट से, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से पास होगा, वही उसी के साथ अगर सीरीज में आमीटर लगा दे तो सेम करंट आमीटर से पास होगा, और आमीटर उसको बेसिकली पूरे करंट को मेजर करके आपको वैल्यू दे देगा। सो ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी बेसिकली ये पूरा करंट की वैल्यू दे पाएगा, ड्यू टू द सेम करंट वैल्यू इन थ्रू ऑल द सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। सो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन A, its length, its thickness, its shape, the nature of the material. So आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी है ना, ये दो ही चीज पे डिपेंड करती है। एक मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब किस टाइप का मटेरियल है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एटसेट्रा, कौन सा मटेरियल है, और एक टेम्परेचर पे, दो ही चीज पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर तो यहां है नहीं, और बाकी तो फिजिकल डायमेंशन है, लेंथ, थिकनेस, शेप, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर टेम्परेचर होता तो दोनों फिर हो जाता, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर बोथ, right? Okay, now question number 6 says for an ohmic conductor the VI graph is, कह रहा है कि जो ओहमिक कंडक्टर है, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला कंडक्टर है, उसका VI ग्राफ कैसा होता है? तो हमने उस वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि जो VI ग्राफ होगा ओहमिक कंडक्टर का, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, वो ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है, और इस टाइप से इंक्लाइंड लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन लेकिन ये इंक्लाइंड होगा,
राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन होता है और ये ओम्स लॉ को बेसिकली फॉलो करता है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि अगर हम ग्राफ बनाए V वर्सेस I, तो जो लाइन होगी, वो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। तो इसका आंसर पैराबोला नहीं होगा। सो क्या होगा, लेट्स सी, इसमें हाइपरबोला भी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सी विल बी द आंसर, सर्कल भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 ओम रजिस्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी। सो इट्स सो सिंपल, V दिया हुआ है 12 वोल्ट और R दिया हुआ है 6 ओम। कह रहा है कि करंट क्या होगा। सो ओम्स लॉ से I क्या होता है, V बाय R। V है 12, R है 6, सो इट विल बिकम 2 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो 7 का B हो जाएगा। नाउ 8th क्वेश्चन सेज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। ये भी मैंने आपको बताया था कि बल्ब का जो फिलामेंट है ये बेसिकली कॉपर का नहीं बना होता है, एल्यूमिनियम का भी नहीं होता, आयरन का भी नहीं होता, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन मटेरियल होता है जिससे फिलामेंट बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब का। उसके पीछे रीजन ये है कि टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, जिससे कि वो बेसिकली करंट को, हीट को ज्यादा प्रोड्यूस होगा और फिर फर्दर लाइट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कंपैरेटिवली। और एट द सेम टाइम जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको यूज करते हैं कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। तो जिसकी वजह से अगर फिलामेंट में काफी हाई हीट जनरेट होगा देन ऑल्सो क्या हो, सो फिलामेंट में टंगस्टन इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है और फिलामेंट में काफी हीट जनरेट होता है, तो वो खुद मेल्ट ना हो और इसकी वजह से बल्ब खराब ना हो, इसलिए ऐसी मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो। एंड टंगस्टन इज द राइट केस फॉर इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वाई आर एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस रेदर देन प्योर मेटल्स। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है उसमें हम एलॉय क्यों यूज करते हैं, एलिमेंट क्यों, प्योर मेटल क्यों नहीं यूज करते, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो इसमें कह रहा है एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी, एलॉयज हैव हायर रेजिस्टेंस, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ दिस। तो ये डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि एलॉय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टिविटी है वो कंपैरेटिवली हाई होता है मेटल से। तो हमें हाई रेजिस्टिविटी चाहिए जिससे कि रेजिस्टेंस हाई मिले, और रेजिस्टेंस हाई मिलने से चूंकि ये हीटिंग डिवाइस है मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना है, तो हीट का फॉर्मूला मैंने वीडियो में बताया हुआ I²RT होता है। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हीट भी ज्यादा जनरेट होगा, और रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, जब रेजिस्टिविटी रो ज्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है किसकी, एलॉय की, इसलिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और साथ साथ ज्यादा हीट जनरेट होने के बाद चांसेस है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीडाइज हो जाए, जो कि एक नेगेटिव थिंग है। ऑक्सीडेशन को भी अवॉइड करता है कौन, एलॉय, क्योंकि एलॉय 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मेटल या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है हाई टेम्परेचर पे। तो ये भी एक रीजन है। तो अगर आप इसका आंसर देखो तो ऑल 3 आर द वैलिड आंसर, यू कैन से ऑप्शंस, और फाइनली तीनों को मिला के डी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड। कह रहा है कि लेंथ को अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस का क्या होगा। ऑप्शन रिमेन्स द सेम, डबल्स, हाफ्स, क्वाड्रपल्स। तो आपको मैंने बताया था कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आर क्या कहता है, रो एल बाई ए। यहां पे अगर हमारा एरिया कांस्टेंट है, मान लो वायर रो तो कांस्टेंट है ही, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। तो एल अगर मैं डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सो लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल्स, राइट, क्योंकि आर और एल रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इज डबल्ड द हीट प्रोड्यूस्ड बिकम्स। तो कह रहा है कि एक कंडक्टर है, आई को डबल कर दिया, तो आई को हमने 2i कर दिया, तो हीट क्या हो, हीट कितना टाइम्स होगा। तो हमें पता है कि
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से H क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो यहां पे अगर रेजिस्टेंस सेम हो, टाइम भी सेम हो, क्योंकि इसकी बात कर नहीं रहा है तो हम इसको कांस्टेंट मानेंगे, तो यहां से पता चला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो अब अगर करंट को मैं क्या करूंगा, डबल करूंगा, ठीक है, तो हीट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस करंट अगर डबल तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो दिस विल बी द आंसर, 4 टाइम्स। करंट को डबल करोगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। बट रेजिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर, ओम सेंटीमीटर। ऑलरेडी मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। इसको हम कैसे फाइंड आउट किया था हमने वीडियो में, फिर से बता देता हूं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। यहां से रेजिस्टिविटी रो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब अगर इस फॉर्मूला में मुझे रेजिस्टिविटी रो की यूनिट निकालनी है तो मैं R की यूनिट, A की यूनिट और L की यूनिट पुट करके सॉल्व कर दूंगा। R की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। सो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल हो गया, सो इट बिकेम ओम मीटर। सो नाउ यू कैन से कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, राइट। तो आपको A इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ कम्स इन अ कंडक्टर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये तो ओम्स लॉ के बारे का जस्ट दूसरा पॉइंट है। ये कह रहा है कि किसी कंडक्टर में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबको पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ कहता भी है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस when the resistance is kept constant and the physical conditions are not changed। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों अगर आप देखोगे, अगर हम मेरा इससे जस्ट पहले लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का वीडियो था, उसमें लगभग सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है और उसी पे बेस्ड ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं, खींच के उसके लंबाई को डबल कर दे रहे हैं। तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, कह रहा है जो नई वायर बनेगी डबल लेंथ वाली, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमें ये लगता है कि रेजिस्टेंस तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर खींच के डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाना चाहिए, बट नो, दिस इज नॉट द केस। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि रेजिस्टेंस को करंट को डबल कर रहे हैं खींच के। अब जब हम किसी भी वायर को खींचते हैं तो लेंथ तो मान लो डबल हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से सोचोगे तो उसका एरिया भी कम होगा। लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन वायर पतली हो जाएगी, मतलब एरिया कम हो जाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लेंथ तो खींच के डबल कर रहे हैं, एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर लेंथ डबल होती है तो बच्चों एरिया 1, मतलब डबल का रेसिप्रोकल 1/2 हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ को डबल करोगे तो एरिया हाफ, अगर लेंथ को ट्रिपल करोगे तो एरिया 1/3, अगर लेंथ को 4 टाइम्स करोगे तो एरिया 1/4, और अगर लेंथ को हाफ करोगे, अगर मान लो कभी ऐसा हो कि उस रॉड को दबा के उसके लेंथ को हाफ कर देते हैं, तो अगर लेंथ को हाफ करोगे तो एरिया हाफ का उल्टा मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो एनीवे ये स्ट्रेचिंग के टाइम में याद रखना। और ये कैसे आया, इसको अगर जो स्टूडेंट इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझना चाहता है ऐसे समझ सकता है कि जो वॉल्यूम होगा, जो स्ट्रेचिंग से पहले वॉल्यूम ऑफ वायर होगा, स्ट्रेचिंग के बाद भी वॉल्यूम तो वही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी कहता है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कितना भी फिजिकली चेंज करो उसको, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम मान लो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अगर सिलिंड्रिकल है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि अगर एरिया लेंथ यहां पे L को अगर मैं 2L करूंगा तो एरिया मेरा डेफिनेटली A/2 होगा। तभी अगर मैं 2L जो कि न्यू लेंथ है, एरिया अब A/2 न्यू एरिया है, 2 से 2 कैंसिल होके A और L आया जो कि पहले वाला ही वॉल्यूम है। मींस वॉल्यूम को फॉर वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट, इफ योर लेंथ इज
due to stretching, if length is getting doubled, the area will be halved. So that you have to understand, volume हमेशा constant रहेगा. So anyway, यहाँ पे क्या हो गया कि लेंथ तो डबल हो गया, लेंथ क्या हो गया 2l हो गया, राइट. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा a/2. फिर अब कह रहा है रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए. अब रो तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि उसी वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. लेंथ डबल हो गया तो 2l ले लिया, एरिया हाफ हो गया तो a/2 लिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 रो एल बाई ए हो जाएगा, और रो एल बाई ए पहले वाला r था, मतलब 4r, 4 गुना हो जाएगा बच्चों. सो ये 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस. इसका आंसर क्या हो जाएगा 4r. फिर से मैं बता रहा हूं इसको शॉर्टकट में, अगर हम इसको सॉल्व करके तो ऐसे कर सकते हैं, अगर लेंथ को स्ट्रेच करके डबल किया तो एरिया क्या होगा 1/2 हो जाएगा. नाउ रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस लेंथ के डबलिंग होने से 2 का इफेक्ट आएगा, मतलब डबल इफेक्ट आएगा. एरिया का बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो 1/2 एरिया है तो उसका इनवर्स क्या होगा, रिवर्स क्या होगा 2. तो एरिया की वजह से भी डबल इफेक्ट आएगा, लेंथ की वजह से ऑलरेडी डबल इफेक्ट है, तो 2 × 2 4, नेट 4 इफेक्ट आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस. ऐसे भी आप समझ सकते हो, राइट. ओके फाइन. नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या कह रहा है, इसको देखते हैं. इफ द करेंट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ, कलर ऑफ द कंडक्टर. बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है. इट मींस रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है. जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होगी उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, मतलब मटेरियल इज गोइंग टू अफेक्ट रेजिस्टेंस, इट अफेक्ट्स रेजिस्टेंस. इनफैक्ट टेम्परेचर पे तो इफेक्ट है ही, आपको बताया ही था कि टेम्परेचर अगर हाई है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा कंडक्टर के लिए, तो इस पे भी डिपेंड करता है. लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हायर द लेंथ मोर विल द रेजिस्टेंस. कलर पे डिपेंड नहीं करता बच्चों. कंडक्टर का चाहे कलर जैसा भी हो, व्हाइट हो एल्यूमिनियम के केस में, ब्राउनिश हो बेसिकली कॉपर के केस में, नो डजंट मैटर. मटेरियल जब तक सेम रहेगा कलर पे से कोई इफेक्ट नहीं होगा. हालांकि रजिस्टर के लिए कलर कोडिंग करते हैं और उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, बट वो हम अपने हेल्प के लिए उसमें कलर कोडिंग करते हैं. बट मटेरियल का जो नेचुरल कलर है उससे रेजिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कलर ऑफ कंडक्टर. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन. कह रहा है कि जो वर्क डन होता है कब, जब हम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करते हैं, तो वो वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है. तो बच्चों हमने पढ़ा था कि बेसिकली हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू VQ, राइट. एक ये फॉर्मूला था जो बेसिकली हमने लर्न करा था, V इज इक्वल टू W/Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू W इंटू Q, राइट. और अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है. मतलब जितने टाइम में आप उस चार्ज को बेसिकली मूव करोगे पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, राइट. तो ये आपको याद रखना होगा, राइट. नाउ क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. तो ये देखो कह रहा है कि यहां पे अभी इसी फॉर्मूला में देखो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, तो ये तो रॉन्ग हो गया है ना. वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, रॉन्ग. वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. देखो यहां पे W इज इक्वल टू VQ होता है, तो यहां से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, तो ये ट्रू है, राइट. उसके बाद थर्ड देखते हैं, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. कह रहा है W V पे डिपेंड ही नहीं करता, नो ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है. और वर्क डन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग चार्ज. कह रहा है कि जो चार्ज इंक्रीज करेगा तो वर्क डन डिक्रीज होगा, मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन है. नो दिस इज नॉट द केस. W इज इक्वल टू VQ, तो ये तो डायरेक्ट लिंक है, तो इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा. सो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 18 ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। ये कह रहा है कि थ्री ग्राफ्स, द ग्राफ्स बिटवीन आई एंड बी फॉर द थ्री लीनियर रजिस्टर 1, 2 एंड 3 आर गिवन बिलो। ये ग्राफ दिया हुआ, ये हमारा तीन रजिस्टर का 1, 2 और 3 का ग्राफ दिया हुआ, और याद रखना ये ग्राफ आई वर्सेस वी है। कौन सा ग्राफ है? I वर्सेस V ग्राफ है। तो कह रहा है इफ R1, R2 एंड R3 आर द रेजिस्टेंस ऑफ दीज रजिस्टर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? R1 is greater than R2 is greater than R3, R1 is lesser than R3 is lesser than R2, R3 is lesser than R1 is lesser than R2 and R3 is greater than R2 is greater than R1। So बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली मेंशन करके बताया था कि हमारा जो ग्राफ होता है, एक होता है VI ग्राफ और एक होता है हमारा IV ग्राफ। मतलब हमने करंट को एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे वोल्टेज को लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो ये VI ग्राफ हो गया, ये हो जाएगा VI ग्राफ। ये हो जाएगा करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। इसका जो स्लोप होगा वो ऐसे होगा और इसका भी सेम होता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि इस VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, बट IV ग्राफ का जो स्लोप देता है वो 1/R, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है। तो और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो स्लोप पे डिपेंड करता है, मतलब ज्यादा स्लोप होने से ज्यादा रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस लॉजिक से देखें तो इसका स्लोप सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा ये है, फिर उससे ज्यादा ये है। मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 1/R जो है ना, 1/R मतलब किसको हम बोलते हैं? 1/R मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है ना, कंडक्टेंस बेसिकली G of 2 is lesser than G of 3 is lesser than G of 1। मतलब इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, और सबसे कम कंडक्टेंस इसका है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में बोलूं तो अगर जिसका कंडक्टेंस हाईएस्ट है उसका रेजिस्टेंस लोएस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि R1 सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि G1 बेसिकली सबसे बड़ा है। तो R1 इज लेसर देन R3 इज लेसर देन R2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो R1 बेसिकली जिसका सबसे ज्यादा स्लोप है, लेकिन ये स्लोप IV ग्राफ का है, तो वो बेसिकली 1/R देता है। तो 1/R 1 का सबसे हाई है, लेकिन इसका R सबसे लो हो जाएगा। सिमिलरली 2 का 1/R सबसे कम है, क्योंकि स्लोप इसका कम है, तो इसका R सबसे ज्यादा होगा। और 3 जो रजिस्टर थर्ड है उसका इन बिटवीन रेजिस्टेंस होगा। सो वी कैन कंक्लूड कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज लेसर देन रेजिस्टेंस ऑफ 3 इज लेसर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2। मतलब R1 का सबसे कम, R2 का सबसे ज्यादा और बीच में R3। सो दिस वाज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि NDA का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आप ग्राफिकल क्वेश्चन से, ग्राफिकल क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो आई थिंक कि आपको ये MCQ क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ कमिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आसान है, ये भी सारे आए हुए हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। सबको पता है करंट बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट बोलते हैं, क्योंकि I क्या होता है? Q/T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वोल्ट होता है, V से डिनोट करते हैं SI यूनिट, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, ये मैंने आपको बताया था कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, इसका मैंने बताया था आपको कि इनफाइनाइट होता है ना, वेरी वेरी हाई, और आइडियली इनफाइनाइट होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश अक्रॉस इट्स एंड। सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये ओम्स लॉ का ही स्टेटमेंट है, ये यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन कम्स मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर, ऑलरेडी बता चुका हूं, इंसुलेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जिससे करंट पास नहीं होगा, जो पास नहीं होने देता है, इंसुलेटर होता है। द सिंबल ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेजिस्टोर इज, ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बना के इसको एरो से ऐसे स्ट्राइक कर देंगे, या हम ऐसे रेजिस्टेंस बना के और इस तरीके से एक स्लाइडर टाइप का एरो बना देंगे। सो दीज टू सिंबल्स आर यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टोर।
राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? 8 कह रहा है द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव से टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, राइट। नाउ कम्स ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, राइट। सो कंडक्टेंस G से डिनोट होता है। G क्या होता है? 1/R। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज हाई और लो। चूंकि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, इट मींस उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब हायर द रेजिस्टिविटी हायर विल बी द रेजिस्टेंस, तो यहां पे हाई हो जाएगा। इंसुलेटर की का रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन डैश रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां पे ये क्या होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप इसको फिजिकल कंडीशंस भी कांस्टेंट होने चाहिए, बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वेरी हो सकता है। जब करंट फ्लो होता है तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है कई बार हीट होने से, तो ये टेम्परेचर विल बी द राइट सुटेबल आंसर, राइट। सो दैट्स फाइन। नाउ कमिंग टू असर्शन रीजन टाइप। असर्शन रीजन क्या कह रहा है? द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज ट्रू। असर्शन सही है। करंट कह रहा है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की, ये ट्रू हो जाएगा। नाउ कम्स इसका रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कह रहा है V/I हमेशा कांस्टेंट होगा एट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दिस इज आल्सो ट्रू। और ये रीजन बेसिकली एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि V/I कांस्टेंट है। तो यू कैन से कि ये इसका आंसर क्या होगा? बोथ A and R आर करेक्ट, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Now resistivity of a material decreases, ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है। assertion कह रहा है resistivity of a material decreases with increase in temperature। यहां पे ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी रो भी इंक्रीज होगी और एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी और इन टर्न्स रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर कंडक्टर। बट यहां पे कह रहा है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रॉन्ग हो जाएगा। रीजन कह रहा है थर्मल एजिटेशन ऑफ एटम्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है किसी कंडक्टर में। उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ये रीजन तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मींस ए इज रॉन्ग बट रीजन आर इज करेक्ट, राइट। तो ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? असर्शन में कह रहा है कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, दिस इज ट्रू। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर यूज करते हैं और उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो गुड कंडक्टर होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। और रीजन कह रहा है कि कॉपर हैज अ लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज ट्रू, है ना। कॉपर को हम इलेक्ट्रिक वायरिंग में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, जिससे उसका रेजिस्टेंस कम होता है और हमारे को बेसिकली लॉसेस नहीं होता और हमारे इलेक्ट्रिकल पाथ की एफिशिएंसी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली हाई होती है, नॉट हाई बट हाँ अपने कैटेगरी में अदर के साथ कंपेयर करके इसकी हाई होती है, तो मेल्ट भी नहीं होता जल्दी। अगर आप देखोगे थोड़ा सा हीट अगर बढ़ भी गया तो ये मेल्ट नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। इसका आंसर ए हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज कांस्टेंट फॉर अ ओहमिक कंडक्टर। ये भी ट्रू है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये करेक्ट है। ओहमिक कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ फॉर ऑल रेंजेस ऑफ पोटेंशियल। कह रहा है कि जो ओम्स लॉ है उसको हमेशा ओहमिक कंडक्टर फॉलो करता है फॉर ऑल रेंजेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज करेक्ट,
है ना, क्योंकि ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है? ओहमिक कंडक्टर। और चूंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है और ओम्स लॉ सेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसीलिए V वर्सेस I ग्राफ जो होगा वो हमेशा, रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वही कांस्टेंट स्लोप देगा। सो अगर आप 4 को भी देखोगे तो दोनों ही करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसको भी हम ए के कैटेगरी में रख सकते हैं। द आंसर वुड बी ए। So these are all your MCQ type question, fill in the blanks and assertion region type. Now coming to our numerical question, right? Numerical, subjective numerical question देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर लिया था। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 200 मिली एम्पियर। इसमें n निकालना है, तो हमें पता है कि क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, NE बाई टी। तो यहां से अगर मुझे n निकालना है तो क्या हो जाएगा, IT बाई E, IT बाई E। I दिया हुआ है लेकिन मिली में दिया हुआ, तो 10 टू द पावर -3 कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -3। टाइम कितना दिया हुआ 1 मिनट, तो उसको भी मुझे 60 सेकेंड करना होगा, SI में लेना होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है E, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो यूल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। सो ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो। देन कम्स प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रॉब्लम 2 कह रहा है बच्चों कि अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज। ये तो अभी अभी मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने के लिए कि एक वायर है ना, एक वायर है, इसको स्ट्रेच करके हमने क्या किया, डबल लेंथ कर दी। तो डबल लेंथ कर दोगे तो ये L है तो इसकी लेंथ डबल तो कर दोगे, बट एरिया, अगर ये एरिया पहले A था तो अब पतली वायर हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम्स कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ अगर डबल होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए एरिया हाफ हो जाएगा, तो एरिया अब ये हो जाएगा A/2। तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तो मान लो ओरिजिनली रेजिस्टेंस R था, तो अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली तो L पे डिपेंड करता है। तो ये डबल हो गया तो डबल इफेक्ट ये आएगा, राइट। और वी कैन से, चूंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको जरा हम सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करते हैं सो दैट आपको और क्लैरिटी मिलेगी। हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे L1 इनिशियल लेंथ क्या हो जाएगी L, और इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा R, ये दिया हुआ है, राइट। अब फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ चूंकि स्ट्रेच करके कह रहा है डबल कर रहे हैं, तो फाइनल लेंथ हो जाएगा 2L, राइट। और मुझे फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, ओके, फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, फाइनल रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सो देयरफॉर वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट होगा। सो यहां पे क्या होगा, अगर L विल गेट डबल्ड, अगर L डबल हो जाए, गेट डबल्ड, देयरफॉर एरिया A will be halved, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया हो जाएगा A/2, इनिशियल एरिया A है तो फाइनल एरिया A/2 हो जाएगा, टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट विच इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। नाउ अब मुझे फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए, R क्या चाहिए मुझे, फाइनल, R फाइनल चाहिए। तो R फाइनल क्या हो जाएगा, रो तो वही रहेगा रो, L फाइनल लेना होगा, तो L फाइनल इज व्हाट, 2L, है ना। और एरिया भी फाइनल लेना होगा विच इज A/2। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 4 इंटू रो L/A, और रो L/A तो इनिशियल रेजिस्टेंस था R, सो यू कैन से कि जो न्यू फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4R हो जाएगा, R फाइनल कितना हो जाएगा, 4R। सो यहां से हमें पता चला कि 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
नाउ कम्स प्रॉब्लम नंबर 3, क्या कह रहा है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ए इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर्स। तो बच्चों यहां पे क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो इसको मैं सिंबल में ऐसे लिख सकता हूं, आर ए इज 4 टाइम्स ऑफ आर बी, राइट। तो कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर्स निकालना है, और क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द वायर्स, ठीक है। तो रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। यहां से क्या पता चल रहा है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का मतलब है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय A1 बाय 1 बाय A2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो A2 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम A2 बाय A1। तो यहां से हमें यह पता चला कि रेजिस्टेंस बेसिकली जो रो L बाय A है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो इट मींस R1 बाय R2 ये हमेशा क्या हो जाएगा? A2 बाई A1, है ना। तो यहां पे हमें निकालना है क्या? रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर्स। तो हम RA जो A वायर है उसका रेजिस्टेंस बाय RB ये निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ B बाय एरिया ऑफ A, राइट। और RA बाय RB कितना दिया हुआ है? RA बाय RB ये R1 बाय R2 कितना दिया हुआ है? ये RA बाय RB अगर हम यहां से निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 बाय दिस इज 4 बाय 1। RA बाय RB 4 बाय 1, तो ये 4 बाय 1 है। तो यहां से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि 4 बाय 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ B बाय एरिया ऑफ A। अगर मैं चाहूं कि एरिया ऑफ A बाय एरिया ऑफ B का रेशियो तो 1:4 हो जाएगा, राइट। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ A 4 टाइम्स है रेजिस्टेंस ऑफ B के, तो एरिया ऑफ B के कितना टाइम्स होगा? 1/4 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है ना, रेजिस्टेंस और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स है A का B से, तो एरिया A का B के साथ क्या रेशियो होगा? 1/4। सो ये कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है, बट स्टिल आपको सॉल्व करना है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ कम्स, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया का रेशियो तो हमने निकाल लिया, तो कह रहा है कि रेडियाई का भी रेशियो निकालो। अभी हमने क्या निकाला था? अभी हमने निकाला था अभी हमने निकाला था कि एरिया ऑफ A वायर A बाय एरिया ऑफ B, एरिया ऑफ वायर B। ये बेसिकली हमने क्या निकाला था? 1/4 निकाला था। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर किसका रेडियस? आर ए का रेडियस, तो पाई आर ए स्क्वायर। नीचे एरिया ऑफ बी वायर क्या हो जाएगा? पाई रेडियस ऑफ वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। पाई पाई गॉट कैंसल्ड और ये दोनों स्क्वायर है, तो इसको कलेक्टिवली आर ए बाय आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। अब मुझे सिर्फ रेडियाई का रेशियो चाहिए, मतलब आर ए बाय आर बी चाहिए, राइट। सो आर ए बाय आर बी विल बिकम 1/4 का रूट, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो इसको सिंगल करेंगे तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। सो इससे ये पता चला कि जो रेडियाई का रेशियो होगा, रेडियस ऑफ वायर ए बाय रेडियस ऑफ वायर बी, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 1/2 और यू कैन से 1:2। सो यहां से ये आपको याद रखना है कि एरिया का जो रेशियो होता है, तो उससे अगर हम रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 1/4 था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1:2, क्योंकि एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर होता है, तो आर निकालेंगे तो रूट अंडर एरिया आ जाएगा, राइट, रेशियो में। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये वाला बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट I flowing through a given resistor of resistance R for the corresponding value of potential difference V across the resistor are as given।
बिलो, और ये एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में V है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, अलग अलग V पे अलग अलग I की वैल्यू है। 0.5 वोल्ट पे 0.1 एम्पियर है, 1 वोल्ट पे 0.2 एम्पियर है, 1.5 पे 0.3 है, 2 पे 0.4 है, 2.5 पे 0.5 है, एंड लाइक दिस। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, हमें I वर्सेस I, V और I का ग्राफ बोल रहा है, हालांकि वर्ड पहले यूज कर रहा है I और फिर V। तो हम I को y एक्सिस पे, V को x एक्सिस पे ले सकते हैं, लेकिन टिपिकली हम y एक्सिस पे V को लेते हैं और x एक्सिस पे I। ओम्स लॉ को बेटर एक्सप्लेन करेंगे तो हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। V और I को, V को y पे लिया, I को x एक्सिस पे लिया। अब हम मार्किंग कर लेंगे। हमारा जो वोल्टेज है वो 0.5 इंक्रीमेंट हो रहा है और 0.5 से 5 जा रहा है। तो मार्किंग कैसे करेंगे? मान लो ये क्या हो गया 0.5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1.5, ये ले लेंगे हम 2, ये ले लेंगे 2.5, ये ले लेंगे 3, ये ले लेंगे 3.5, दिस इज 4, थोड़ा और बढ़ा देंगे, ठीक है, दिस इज लेट्स से 4.5 एंड दिस इज व्हाट 5 के बाद नहीं है तो हम इतना स्टॉप कर देते हैं। सिमिलरली I पे भी हम एक स्केल फॉलो करेंगे, 0.1 0.2 से लेके 0.8 तक गया, तो इसको 0.1, ये 0.2, लेट्स से दिस इज 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड लेट्स से दिस इज 0.8। अब हम सारे वैल्यू को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मान के प्लॉट कर देंगे। सो मेरा I 0.1 है तो V है 0.5, I 0.1 है तो B है 0.5, तो अगर मैं मार्क करूं तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा। देन V 1 है और I 0.2 है, I 0.2 है तो V 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ये 0.3 है, ये 1.5 है तो ये मिल जाएगा। ऐसे आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। अब ये सारे पॉइंट प्लॉट करके इससे अगर एक लाइन ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। अभी मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं इसीलिए थोड़ा डेविएट हो रहा है। जब आप 2D स्केल करोगे तो इन सारे प्लॉटेड पॉइंट से ये एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जो कि ओम्स लॉ को वैलिडेट करता है। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया और फिर कह रहा है इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये इस लाइन का स्लोप होता है और इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब ये स्लोप मैंने बताया था कि V2 माइनस V1 बाय I2 माइनस I1। तो हम कोई भी दो वोल्टेज की वैल्यू और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू का रेशियो निकालेंगे तो स्लोप हो जाएगा। स्लोप क्या होता है? डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। सो डेल्टा V क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 बाय I2 माइनस I1। V2 मेरा क्या हो जाएगा? अगर मैंने ये मान लो V2 ले लिया, ये वाला V2 ले लिया, दिस इज हाउ मच 1.5 माइनस V1 मैंने ये इनिशियल वाला ले लिया। ये चॉइस है आपकी, आप कोई सा भी V1 और V2 ले सकते हो, लेकिन फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग I1 और I2 लेना होगा, ये मेन ध्यान रखना। तो मैंने 1.5 लिया और ये ले लिया 0.5, राइट। तो 1.5 माइनस 1.5, 1.5 पे हमारा करंट क्या है? 0.3, तो करंट इसका आ गया 0.3 और इस पे करंट कितना है? इस पे करंट है 0.1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1.5 में से 0.5 माइनस होगा तो 1 और 0.3 में से 0.1 माइनस होगा तो 0.2, पॉइंट हटके ये 10 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल होके 5 ओम आ गया। सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R 5 ओम, क्योंकि ये स्लोप बेसिकली रेजिस्टेंस को देता है, तो ये 5 ओम आ गया, राइट। और अगर आप देखते तो ये बेसिकली आपका 5 ओम आ गया, राइट। ओके, होल्ड। ओके, सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि टेबल दी हुई है, उसमें V और I के वैल्यूज दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ग्राफ प्लॉट करना है और उससे रेजिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली हम स्लोप फाइंड करके कर सकते हैं, राइट। यहां पे अगर लास्ट वीडियो में आप देखा होगा आपने, यहां पे जो वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू है ये परफेक्ट है। देखो यहां पे V बाय I कर रहे हैं तो क्या होगा? 5 ओम आ रहा है। यहां भी
1/0.2 करेंगे तो भी 5 ओम आ रहा है, ये भी 5 ओम आ रहा है, मतलब हर V और I को रेशियो निकालने से 5 ओम आ रहा है। ये आइडियल है। ये जब आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हो तो ऐसा नहीं होता। अगर प्रैक्टिकली होता तो हम ग्राफ प्लॉट करते, लाइन तो डेफिनेटली उससे भी पास होती, थोड़ा बहुत इधर उधर डेविएट होती, तो बट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वहां पे हम एवरेज अप्रोच ले सकते हैं। मतलब हर केस में R1, R2, R3 ऐसे निकालते हैं। R1 कैसे निकालते हैं? V1/I1। R2 कैसे निकालते हैं? V2/I2। ऐसे करके सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं और फिर उन सब का एवरेज निकालते हैं, तो हमारा क्या आ जाता? बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। तो वो भी एक अप्रोच है, बट यहां पे सारी वैल्यू आइडियल वैल्यू थी, तो इसीलिए आपको स्लोप से डायरेक्ट आ गया, राइट? ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम 5 क्या कह रहा है? प्रॉब्लम 5 इज सेइंग रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम है। ये बेसिकली यहां पे क्या होना चाहिए? ओम। एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of metal at that temperature? अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो R कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है 26 ओम और लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। और टेम्परेचर जो कि रेडंडेंट डेटा है, इसकी जरूरत है नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टेम्परेचर क्या हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सुपरफ्लस डेटा है जो न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता, बट डेटा दिया हुआ रहता है, तो सुपरफ्लस डेटा बोलते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, D कितना दिया हुआ? 0.3 mm, 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? रो कह रहा है निकालने के लिए, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। तो वही वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं। R क्या होता है? R होता है रो L/A। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ये देखना होगा, यूनिट वगैरह का ध्यान रखना होगा। यहां पे mm है, यहां पे मीटर है, तो ये चीज ध्यान देना होगा। R को मैं 26 ले लेता हूं, रो को रो रहने देता हूं, जो कि फाइंड आउट करना है। L 1 मीटर है तो 1 ही ले लेते हैं मीटर में। और एरिया क्या होता है? π/4 d² या πr²। तो मैं π/4 d², d कितना हो जाएगा? तो mm में है, इसको मीटर बनाना होगा तो 10⁻³ मतलब 1000 से डिवाइड करना होगा या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? सो डायमीटर को 0.3 mm था, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 × 10⁻³ मीटर होगा, राइट? तो ये कर दिया और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम रो निकाल सकते हैं, तो रो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 × π/4 इंटू ये रेडियस का स्क्वायर 0.3 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये 26 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, 2 से करेंगे तो 6.5, ठीक है? 6.5 पाई, 0.3 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 हो जाएगा, राइट? ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, और इट गॉट रिमूव्ड। एनीवे, तो फाइनली अगर आपने यहां पे देखा तो रो क्या आ गया था? रो आ गया था की वैल्यू, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये रिमूव हो गया, तो हम फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। R = क्या होता है? रो L/A। तो यहां से अगर हम रो निकालेंगे तो इट विल बी RA/L। ओके, R को R रहने देते हैं क्योंकि R दिया हुआ है। A क्या होता है? π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, π/4 d², πr², R में d/2 पुट कर दो तो इट विल बिकम π/4 d²/L। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। R कितना है? 26, π/4, डायमीटर कितना है? डायमीटर है 0.3 mm है, तो इसको 10⁻³ मीटर का स्क्वायर बाय L कितना है? L 1 मीटर है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, राइट? इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 6.5 और पाई रहेगा, और ये हो जाएगा कितना? 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6, और SI यूनिट रो की क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है?
ओम मीटर, तो ये हो जाएगी ओम मीटर। इसको आपको बस सॉल्व करना होगा, जो भी वैल्यू आएगी 10 टू द पावर -6 को एज इट इज रहने देना, ये सारी वैल्यू को सॉल्व कर देना, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी दैट मच ओम मीटर विल बी द आंसर। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज, ये वाला क्वेश्चन है, the resistivity of copper is 1.7 into 10 to the power -8 ohm meter. Find the resistance of a wire of 2 meter long and 1 mm diameter. ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी, डायमीटर और लेंथ दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी, डायमीटर दिया हुआ था और रेजिस्टिविटी निकालनी थी। तो ये जस्ट अप्रोच वही होगा, आर क्या होता है, रो एल बाई ए, तो मुझे आर निकालना है, राइट। रो कितना दिया हुआ, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अब ये एसआई में चल रहा है, ओम मीटर, मीटर यूज किया तो अपने को लेंथ भी मीटर में लेना पड़ेगा, विच इज ऑलरेडी गिवन इन मीटर। तो 2 बाई एरिया को अपने को मीटर स्क्वायर में लेना होगा, और एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है यहाँ पे 1, लेकिन mm में है तो 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, बस ये ओम आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग वैसे सॉल्व कर सकते हो। 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 4 ऊपर जाएगा, और 4 और 2 मिलके 4 2 जा 8 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय पाई, और इसका स्क्वायर अगर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 ओम। अब ये 10 टू द पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1.7 इंटू 8 बाई पाई की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं, है ना। 22/7 होता है, लेकिन उससे कोई वैल्यू फायदा तो मिलेगा नहीं, कोई मेजर कैंसलेशन होगा नहीं, तो हम 3.14 ही ले लेते हैं। और 10 टू द पावर -8 ऑलरेडी ऊपर था, ये 10 टू द पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +6 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, इस लॉजिक से फाइनली इस वैल्यू को बच्चों आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी दैट इनटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 ओम, और ये बेसिकली वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a current of 2 ampere flows through a wire for 3 seconds across a potential difference of 6 volt. Find the work done. तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप देखोगे तो I दिया हुआ है कितना, 2 ampere, ओके फाइन। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट। कह रहा है फाइंड द वर्क डन, W निकालना है। तो आपको पता है कि W क्या होता है, W इज इक्वल टू VQ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, राइट। तो V यहां पे दिया हुआ है 6, और Q का फॉर्मूला आपको पता है IT होता है, करंट इनटू टाइम होता है, तो IT लिख देते हैं। और W निकाल रहे हो, सब कुछ ऐसा में लेके चलोगे तो ये क्या बनेगा, जूल बनेगा। क्या बनेगा, जूल। वर्क डन जूल में होता है, J में। तो 6I करंट कितना है 2, टाइम कितना है 3, सब कुछ SI में है तो ऑब्वियसली ये जूल हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 3 2 जा 6 6 6 जा 36 जूल इज द वर्क डन। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, 36 जूल। तो ये सारे लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, और अब आपको लग रहा होगा कि अगर आप उस वीडियो को अच्छे से आपने अगर लर्न किया होगा, अच्छे से अगर आपने उसको समझा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके वहां से ही आ रहे हैं, राइट। नाउ कम्स प्रॉब्लम नंबर 8। If the work done in moving a charge of 10 coulomb is 50 joule, okay, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि if the work done in moving a charge of 10 coulomb is 50 joule, what is the potential difference across the points? तो ये भी बहुत आसान है। ये कह रहा है कि वर्क डन कितना है, चार्ज, हाँ वर्क डन कितना है 50 जूल, ओके 50 जूल इज द वर्क डन, और चार्ज Q क्या है, Q इज 10 कूलम,
तो कह रहा है V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट्स सो सिंपल, W इज इक्वल टू क्या होता है VQ, राइट। तो अपने को V निकालना है, V हो जाएगा W बाई Q। W दिया हुआ है 50 जूल, SI में लेके चल रहे हैं, Q भी SI में 10 कूलम्ब दिया हुआ, ये 5 हो जाएगा, और V की जो वैल्यू 5 आई उसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, तो 5 वोल्ट हो जाएगा आंसर, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 5 वोल्ट। इट्स टू इजी, है ना, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 9, find the number of electron transferred between 2 points kept at a potential difference of 20 volt if 40 joule of work is done। okay fine, ये देखते हैं, कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, n निकालना है अपने को, n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट। और कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है 20 वोल्ट और वर्क डन कितना है 40 जूल। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, I निकाल लेंगे। कैसे, W इज इक्वल टू VQ होता है ना, Q निकाल लेते हैं। तो Q पहले निकाल लेते हैं, Q क्या होता है W बाई V हो जाएगा। W कितना है 40 जूल है और V क्या है 20 वोल्ट, सब कुछ SI में है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कूलम्ब हो जाएगा, राइट। चार्ज की SI यूनिट 2 कूलम्ब। अब चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है NE। तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालूंगा तो Q बाई E हो जाएगा। Q हमने अभी 2 कूलम्ब निकाला है, और E की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 की वजह से पॉइंट हटके ये 2 के ऊपर 0 आ जाएगा, तो इट विल बिकम 20/16, और 10 टू द पावर -19 ऊपर जाके 10 टू द पावर +19 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 से 4 4 जा 16 और 4 5 जा, अगर 5 को 4 से डिवाइड करें तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो बेसिकली फ्लो हो रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19। चाहो तो चूंकि नंबर्स है तो आप इसको माइनस को हटा के 125 इंटू, अब 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 जीरो को आपने पॉइंट को हटाया है, तो ये इसमें से 10 टू द पावर 2 माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 17 भी ले सकते हैं। 125 इंटू 10 टू द पावर 17। सो बोथ वे आर करेक्ट, शुरू में भी आप ये वाला भी वैल्यू ले सकते हो। सो इट वाज सो सिंपल, आपको सिर्फ चार्ज निकालना था, और चार्ज NE होता है, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना था, राइट। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 वॉट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नाउ द सेम वायर इज redrawn by stretching it to double its length, find the resistance of the new redrawn wire। ये बच्चों वही वाला क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया कि अगर हम स्ट्रेच करके उसकी डबल लेंथ कर दे रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट्स सी, आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 6 वॉट नहीं होगा, 6 ओम होगा, राइट। तो R कितना दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है। इनिशियली जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, और उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो V हो गया 12 वोल्ट। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, I निकालना है, राइट। तो ये तो बहुत आसान है, I क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से V बाई R। तो V है 12 और R है 6, डिवाइड हो गया, ये 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इनिशियली 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। अब कह रहा है कि नहीं, ये जो 6 ओम का रजिस्टर है, इस वाले रजिस्टर को स्ट्रेच करके हम इसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस को अगर हम डबल करेंगे, सॉरी लेंथ को अगर डबल करेंगे स्ट्रेच करके, तो उसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी, बट एरिया उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम अल्टीमेटली कांस्टेंट होना चाहिए, और वॉल्यूम क्या है एरिया इनटू लेंथ। तो अगर लेंथ को डबल करोगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए एरिया को 1/2 होना होगा, सो दैट दोनों का प्रोडक्ट विच इज वॉल्यूम वो कांस्टेंट हो। तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब हम निकालते हैं न्यू रेजिस्टेंस। जो वायर को हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस, और इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है 6, तो ये हो जाएगा 24 ओम। ये कैसे हुआ 4 टाइम्स, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन में इस एक्सप्लेनेशन को समझा है कि अगर लेंथ को डबल करेंगे
तो डबल इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस पे, और एरिया स्ट्रेचिंग करने की वजह से लेंथ तो डबल हो गया, तो उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे डबल होगा। और अगर एरिया उसका क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहना है, तो उसे एरिया के 1/2 की वजह से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एरिया 1/2 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो नाउ ड्यू टू लेंथ resistance is getting doubled, due to area it is also getting doubled, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो 2 into 2 डबल इंटू डबल 4 टाइम्स हो जाएगा, इसीलिए मैंने 4 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस 6 लिया। 24 ओम विल बी नाउ द रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि अब करंट कितना पास होगा, राइट? अब कह रहा है कि फाइंड द ओके, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस सिर्फ 24 ओम हो जाएगा, राइट? सो इस केस में क्या हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा, राइट? तो कैसे हुआ ये आपको क्लियर है, ये वाला भी क्वेश्चन आसान था, राइट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, ओके, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 watt when the heating is at minimum rate. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? देखो दोनों ही केस में I निकालना है और R निकालना है, और गिवन क्या है? गिवन है कि the electric current iron consumes energy at the rate of 840 watt when heating is at maximum rate. मतलब एनर्जी एट द रेट ऑफ, है ना, हीट बेसिकली मैक्सिमम कब है, नॉट हीट, हाँ बेसिकली इसको हम पावर वर्ड यूज करते हैं ना, क्योंकि वॉट में दिया हुआ है तो हम इसको पावर यूज करते हैं। तो पावर मैक्स कितना दिया हुआ, मैक्सिमम पावर कह रहा है 840 वॉट है, राइट? और 360 कब है, जब मिनिमम है। 360 कह रहा है मिनिमम है। पावर मिनिमम कब ड्रॉ कर रहा है, मिनिमम कितना ड्रॉ कर रहा है 360 वॉट। तो अपने को कह रहा है कि आपको व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके नो दिस इज नॉट द क्वेश्चन, सॉरी। कह रहा है व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो कह रहा है कि इस केस में करंट और रेजिस्टेंस बताओ, मैक्सिमम के केस में, मिनिमम के केस में भी करंट और रेजिस्टेंस बताओ। वोल्टेज दिया हुआ कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, ओह सॉरी, रिमूव हो गया। एनीवे, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे पावर हमारा क्या है, P मैक्स क्या है, P मैक्स है 840, P मैक्स है 840 वॉट, और वोल्टेज तो हमेशा फिक्स रहेगा, सप्लाई वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट। तो यहां से हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था। क्या था वो, कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहां पे अगर मैक्सिमम पावर वाला लोगे तो V तो सेम रहता है, वो तो सप्लाई वोल्टेज है, वो कभी भी मैक्स मीन नहीं होता। और I यहां पे चूंकि पावर आप मैक्स ले रहे हो तो I मैक्स हो जाएगा। तो यहां से मैं I मैक्स लिखूंगा, पावर क्या होता है V इंटू आई, तो P मैक्स क्या हो जाएगा V इंटू आई मैक्स। तो I मैक्स क्या हो जाएगा यहां से P मैक्स बाय V, मैक्सिमम पावर बाय पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पावर इज गिवन 840, राइट, वोल्टेज इज गिवन 220, सब कुछ SI में लेके चल रहे हैं, तो करंट की भी वैल्यू एम्पियर SI में आएगी। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 11, और ये क्या हो जाएगा 42, राइट, 42। अब 11 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 3 जा 33, 7 9 90, 11 8 जा, मतलब लगभग 3.8 एम्पियर आई मैक्स आ जाएगा, राइट। अब आपने करंट निकाल लिया, अब मैक्सिमम इस केस में रेजिस्टेंस भी निकालना है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हम इस पावर का जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, और वो क्या था
पावर, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस, तो पावर मैक्स, पी मैक्स क्या होगा, V इंटू आई मैक्स। अब यहां पे पी मैक्स, ये वोल्टेज को वोल्टेज रहने देते हैं, आई को मैं क्या लिख दूंगा, V बाय आर, ये क्या हो जाएगा, V बाय आर, राइट। सो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर, P। यहां से अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां से मैं R निकालूंगा, तो वी आर गेटिंग फॉर्मूला V स्क्वायर बाय पी मैक्स। तो इस फॉर्मूला से मैं रेजिस्टेंस भी निकाल लूंगा। तो R कैसे निकलेगा, तो यहां से R हो जाएगा V स्क्वायर, V इज हाउ मच, 220 का स्क्वायर, सो 220 इंटू 220, और P मैक्स इज गिवन हाउ मच, 840। तो इसको आप सॉल्व करके जो भी आएगा दिस मच ओम आ जाएगा मैक्सिमम के केस में रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम के केस में करंट क्या है, 3.8 एम्पियर है। नाउ सेम कह रहा है कि अगर हम बेसिकली हमारा जो मिनिमम हीटिंग के केस में कितना रेजिस्टर पावर है, 360। अब सेम लॉजिक बेसिकली हम किस पे लगा देंगे, अगर हम सेम लॉजिक अगर हम देखें, अब हमारा P मिनिमम क्या हो जाएगा, P मिनिमम इज इक्वल टू 360 है, राइट। P मिनिमम क्या है, 360 वॉट है, और वोल्टेज तो सेम रहेगा 220 वोल्ट। तो सेम लॉजिक से अब मुझे I निकालना है, इस केस वाला I, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा P बाई V, राइट। P हो जाएगा 360 बाई 220 एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1.6, लगभग 1.6 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। एंड अगर मुझे R निकालना है तो R कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने देखा था R क्या था, P होता है V इंटू आई, पावर क्या होता है, V इंटू आई, और V इंटू आई को मैं V बाय आर कर दूंगा, तो V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर होता है V स्क्वायर बाय आर। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां से मुझे R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P। V हमारा अब क्या है, V तो सेम है 220 का स्क्वायर, मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P कितना हो जाएगा, तो P मिनिमम आपको लेना है 360। इसको सॉल्व करोगे, वॉट एवर द वैल्यू यू विल बी गेटिंग, दैट मच ओम विल बी द आंसर। सो इट्स सो सिंपल। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो एक P मैक्स दिया हुआ है, P मीन दिया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम पावर दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट दे रहा है। तो दोनों ही केस में, मैक्सिमम केस में भी करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, मिनिमम केस में भी करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। करंट की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है P बाई V, तो उससे हम मैक्स के केस में निकाल सकते हैं, और R का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाई P, तो उससे हम मैक्स के केस में निकाल सकते हैं और मीन के केस में निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन। एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है नहीं, तो इसलिए मैं आपको, चूंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियो में मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में, तो इसीलिए हम जस्ट उस कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन प्रॉब्लम 13 अगर आप देखोगे तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है, कह रहा है VI ग्राफ फॉर टू वायर्स A and B आर शोन इन द फिगर। इफ बोथ द वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड आर ऑफ इक्वल थिकनेस, which of the two is of more length, give justification for your answer। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये VI ग्राफ दो वायर के लिए दिया हुआ है, एक A वायर के लिए और एक B वायर के लिए। कौन सा ग्राफ है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है। कह रहा है कि अगर ये दोनों वायर सेम मटेरियल का बना हुआ, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी सेम है, इक्वल थिकनेस है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, क्योंकि थिकनेस सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई किसकी ज्यादा होगी, और कह रहा है जस्टिफिकेशन दो। तो देखो यहां से हम कैसे समझ सकते हैं, यहां से इस ग्राफ से तो ग्राफिकली इतना क्लियर है कि A का स्लोप ज्यादा है, B का स्लोप कम है, और ये V वर्सेस I ग्राफ है, तो V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, तो इसका मतलब है A का रेजिस्टेंस ज्यादा है और B का रेजिस्टेंस कम है। तो हम बोल सकते हैं कि A का रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम फिगर, फ्रॉम ग्राफ। इस ग्राफ को इंटरप्रिटेशन करके ये तो हम कंक्लूड कर ही सकते हैं। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A, ठीक है। तो रो L बाई
ए। तो चूंकि यहां पे कह रहा है किसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब है कि दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो यहां पे रो एल बाई ए की जगह, रो तो दोनों का सेम है, ए का भी सेम है, बी का भी सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रो को मैं रो ही रहने देता हूं। एल की जगह एल ए लिख लेता हूं कि ए की ये लेंथ है। और एरिया चूंकि थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम है, तो इसका मतलब है एरिया भी सेम है, तो एरिया को भी मैं सेम रखता हूं दोनों में। तो इज ग्रेटर देन आरबी, आरबी भी क्या होगा, रो एल, एल क्या होता है, एल बी बाई ए। यहां से दोनों साइड से रो ए दोनों साइड इंक्लूड है, हटा दिया, सो एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। तो ये आ गया, मतलब एक का जो रेजिस्टेंस है, ए का जो लेंथ है वो बी के लेंथ से ज्यादा है। तो चूंकि ग्राफ से साफ क्लियर है कि ए का स्लोप ज्यादा है, मतलब ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है बी से, तो इसीलिए रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए की लंबाई भी बी से ज्यादा होगी, राइट। सो ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रॉब्लम 14 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 VI ग्राफ्स आर ड्रॉन इंडिविजुअली फॉर द 2 रेजिस्टर्स एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। Out of the A, B and C, which one represents the graph for series combination of the other two give region? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, ये जो अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा वो ग्राफ से मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 रजिस्टर है ए, बेसिकली एक बार आपको देखना होगा कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओके ठीक है, 2 रजिस्टर है, ये कह रहा है कि 2 रजिस्टर है, बेसिकली 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर ए है, एक बी है, और एक जो सी है, नो सी इज नॉट क्लियरली गिवन। इसको हम अगर ऐसे समझेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसको ऐसे समझो, ये कह रहा है कि हमारे पास 2 रजिस्टर है, तो और एक उन दोनों को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो एक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो एक रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3 रेजिस्टेंस हो गए, और तीनों का ग्राफ बेसिकली VI ग्राफ ऐसा दिया हुआ। कैसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो इसमें से नीचे A दिखा रहा है, ये B दिखा रहा है, ये C दिखा रहा है। कह रहा है कि इसमें से सीरीज वाला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, दोनों को जब हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कौन सा है। तो बच्चों आपको पता है कि जो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअली जो रेजिस्टर्स होते हैं जिनको हम सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, उन सबसे वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब सीरीज में कनेक्टेड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उससे बड़ा होता है, मतलब बड़े उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे भी ज्यादा होगा। और जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो उससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस उन पैरेलली कनेक्टेड जितने रेजिस्टेंस है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम से भी लेस होता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमारे पास एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये है मान लो R1, ये है R2, ये है R3। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस होता है ना, R इक्विवेलेंट सीरीज में, ये कौन सा कनेक्टेड है, सीरीज में, तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, ये इन R1, R2, R3 में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सबका सम है तो बड़ा ही होगा। तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस से जो जिससे वो निकला है, जो फाइंड आउट हुआ, उससे ज्यादा होता है। बट पैरेलल में क्या होता है, ये अगर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये तीनों पैरेलल है, एग्जांपल के लिए मैं 3 दिखा रहा हूं, आप 2 भी 4 भी ले सकते हो, R3। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है तो जो भी आएगा ये होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो R इक्विवेलेंट निकालोगे पैरेलल में, वो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो इन तीनों में जो सबसे कम है, मान लो R1 सबसे कम है, इन R1, R2, R3 में सबसे कम R1 है, तो उस R1 से भी छोटा होगा ये R इक्विवेलेंट। तो ये आपको समझना है और ये लॉजिक आपको यहां पे हेल्प करने जा रहा है। लेट्स सी, अब हम इसको समझते हैं। देखो सीरीज में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस बेसिकली यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले ग्राफ से समझते हैं, पहले इसको ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ से चूंकि VI ग्राफ है तो यहां से साफ क्लियर है कि R ऑफ C ये मैक्स होगा, मैक्सिमम है, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। ये देखो, ये इस लाइन का ये जो C वाला है सबसे ज्यादा है, तो RC सबसे ज्यादा होगा, और RA ये सबसे मिनिमम होगा। ये क्या होगा, मिनिमम होगा। और RB जो है ना,
वो क्या है, इंटरमीडिएट है, ये दोनों के बीच में इसका रेजिस्टेंस होगा। ये ग्राफ से तो क्लियर है। अब आप खुद सोचो कि सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट इन तीनों में है कोई ना कोई, और वो सबसे मैक्स होता है, दोनों से ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो इन तीनों में जो मैक्सिमम है वही तो होगा सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस कब की वैल्यू। तो आरसी बेसिकली क्या है, सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस की बेसिकली वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जो सी वाला जो रेजिस्टर है ना, वही इक्विवेलेंट वैल्यू है, वही क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। और रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से मैक्स होती है, ज्यादा होती है। तो इस लॉजिक से अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था ना कि आउट ऑफ ए बी सी विच वन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ग्राफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर टू, तो ये इसमें हो जाएगा सी, क्योंकि सी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि फिगर ए बी एंड सी शो, फिगर ए बी एंड सी शो 3 cylindrical conductor along with their face areas and length, which geometric figure will have highest resistance। ये फिगर दिया हुआ, एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है। अगर आप देखोगे इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। इसका एरिया हाफ कर दिया, लेंथ लेकिन डबल कर दिया, और इसका एरिया डबल कर दिया, लेंथ हाफ कर दिया। मतलब 3 केस में 3 वायर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और कह रहा है कि इसमें बेसिकली कह रहा है विच ज्योमेट्रिकल फिगर हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो देखो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आर क्या होता है वैसे, रो एल बाई ए। अब हम देखते हैं कि चूंकि कंडक्टर सेम है तो रो तो इसमें कहीं पे भी रोल चेंज नहीं करने वाला। रेजिस्टेंस के लिए ये रो यहां पे क्योंकि सेम मटेरियल का है, हालांकि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, बट यहां पे जो कह रहा है ना 3 cylindrical कंडक्टर, तो सेम मटेरियल का हम अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो रो का कोई रोल नहीं है, तो एल और ए है ना, तो एल और ए पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिगर ए का आर हो जाएगा रो एल और ए। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर रो एल, इसका 2L है, और एरिया क्या है a बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रो एल बाई ए। तो इसका रो एल बाई है, इससे 4 गुना आ गया इसका b का। अब इसका जरा देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस r क्या हो जाएगा, रो एल इसका l बाई 2 है और एरिया क्या है 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रो इंटू एल बाई ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसको मैं 1/4 इंटू रो एल बाई ए लिख सकता हूं। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाई है, सेकेंड केस में 4 मतलब उसका 4 गुना है, और जो थर्ड केस में है वो उसका 1/4 है। किसका 1/4 है, रो एल बाई ए का, फर्स्ट वाले केस का 1/4। तो इस केस में मान लो कह रहा है कि ये एक्स आर है, तो ये कह रहा है ये इस केस में 4r होगा और इस केस में r/4 होगा। तो अब आपके पास आंसर क्लियरली क्रिस्टल क्लियर है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है, मिड वाले का। तो मिड वाला जो है ना, जिसकी लेंथ 2L है और एरिया 1/2 है, उसका रेजिस्टेंस मैक्स होगा। और वैसे भी रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, चूंकि यहां पे लेंथ डबल है तो डबल इफेक्ट आएगा। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया यहां पे हाफ किया तो हाफ का उल्टा 2, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इससे भी डबल मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट वैल्यू इन दिस केस। सो कंडक्टर बी विल हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। नाउ कम्स 2 स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 16। इसको देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 says 2 students perform the experiments on series and parallel combination of 2 given resistor R1 and R2. Plot the VI graph. अब देखो, एक कह रहा है कि सीरीज में परफॉर्म कर रहा है एक बच्चा और एक पैरेलल में
कनेक्ट कर रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि जो सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, ये मैक्स होता है ना, मतलब R1 R2 से भी बड़ा होगा, तो मैक्सिमम होगा आर इक्विवेलेंट सीरीज का, राइट। और आर इक्विवेलेंट पैरेलल में जो होगा वो मिनिमम होता है, मतलब उसमें सबसे छोटे से भी छोटा होता है। तो यहां पे इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें सीरीज और पैरेलल, दो रेजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, उससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, और उसी दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्लियर है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू पैरेलल। तो अब कह रहा है कि ये कौन सा ग्राफ सीरीज का है और कौन सा ग्राफ पैरेलल का है। तो ये देखो यहां पे कह रहा है ये सीरीज का है, तो सीरीज का स्लोप ज्यादा है, मीन इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो ये जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये वाला जो ग्राफ है ये स्लोप इसका ज्यादा है, तो सीरीज तो स्लोप ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सीरीज वाला ये करेक्ट है। पैरेलल में देखो यहाँ पे स्लोप कम है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस वैसे भी मिनिमम होता है, कम होता है, तो ये वाला करेक्ट है। ये वाला भी जो सीरीज और पैरेलल को डिपिक्ट कर रहा है डायग्राम, ये करेक्ट है। अब आते हैं इस वाले में। इस वाले में देखो I वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ। I वर्सेस V ग्राफ में कह रहा है ये वाला पैरेलल है, मतलब ज्यादा स्लोप वाला पैरेलल है, कम स्लोप वाला सीरीज है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये I वर्सेस V है।